नमस्कार। शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खून का रिश्ता। बिस्तर पर निढाल सी पड़ी कोमल जी शून्य में ताकती हुई कुछ सोचती जा रही थी। फिर स्वयं से ही बोल उठी, बचपन से अब तक तो सुनती ही आई थी कि बुढ़ापा अभिशाप होता है, लेकिन महसूस आज हुआ, और उस पर अपने ही शरीर के अंश द्वारा किया गया बुरा रवैया तो अंदर तक तोड़ कर रख देता है। कोमल जी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। अभी कल ही की तो बात है, जब उनका बेटा और बहू नौकरी के लिए निकलने लगे तो कोमल जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेरी दवाई लेते आना। उनकी बात अनसुनी करके बेटा बहू घर से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे ही कोमल जी अपना नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई तो उन्हें चक्कर आने लगा। उनका सर घूमने लगा और वहीं फर्श पर बैठ गई। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटे लेटे बेटे बहू का इंतज़ार करने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शायद शुगर बढ़ गई है, परंतु कहती भी तो किसको? आखिर सुनने वाला कौन था? रह रहकर उन्हें अपने पति की याद आ रही थी कि कैसे थोड़ा सा बीमार होने पर भी उन्हें अस्पताल ले जाते थे और झट से दवाई दिलाकर ले आते थे। हल्की सी छींक भी आती थी तो उनकी सेवा में जुट जाते थे। यही सब सोचते सोचते कोमल जी की आंखों से आंसू छलक गए। कोमल जी के पति नारायण जी एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे और इस दौरान उनके बेटे विशाल का जन्म हुआ। गृहस्थी की गाड़ी बड़ी अच्छे से जिंदगी की पटरी पर चलती जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक कोमल जी के पास फ़ोन आया। क्या आप कोमल जी बोल रही हैं? आप तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंच जाइए, आपके पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोमल जी आनन फानन में अस्पताल दौड़ी, लेकिन तब तक उनके पति इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस समय उनका बेटा विशाल केवल 10 वर्षों का था। कोमल जी ने जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को अच्छा जीवन देने के लिए दिन रात एक कर दी। कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे विशाल को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। बैंक में अपने साथ काम करने वाली एक लड़की निधि से विशाल ने शादी भी रचा ली थी। बेटा बहू दोनों नौकरी के सिलसिले में सुबह सुबह घर से निकल जाते और रात को देरी से घर लौटते। इस दौरान कोमल जी ही घर की देखभाल करती, बेटे बहू के लिए खाना बनाती। लेकिन कल उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिस कारण वह उनके लिए कुछ ना बना सकी। कोमल जी ने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज रहे थे, लेकिन बेटे बहू का अभी तक कोई अता पता नहीं था। ना ही उन्होंने उन्हें फ़ोन करके कुछ बताया था कि वे दोनों कब आएंगे। कोमल जी की भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उठने के लिए शरीर में हिम्मत नहीं थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा और बहू खड़े थे। उनकी बहू निधि तो अंदर आते ही बोली, माँ जी, आज हम खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर से ही खाना खाकर आए हैं। ऐसा कहते हुए दोनों बेटा बहू कमरे में सोने चले गए। कोमल जी सोचने लगी कि जब विशाल छोटा था और खाना नहीं खाता था तो मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता था, और आज किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ, आपने खाना खाया या नहीं। कोमल जी पूछना चाहती थी, बेटा मेरी दवाई लेकर आया या नहीं, लेकिन बेटे के पास तो शायद समय ही नहीं था अपनी माँ के लिए। वे दोनों अपने कमरे में सो चुके थे। कोमल जी बिना कुछ खाए थोड़ा सा पानी पीकर भूखे पेट ही सो गई। सारी रात करवटें बदलती हुई बीती। आज जब सुबह हुई तो कोमल जी ने सोचा कि बेटे से कहूँ, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल,
कल से मेरी तबीयत खराब हो रही है। यह सोचकर वह अपने कमरे से बाहर निकली। उसी समय बहू भी रसोई में जा रही थी। हिचकिचाते हुए उन्होंने बहू से पूछा, बहू, विशाल की नींद खुली या नहीं? तो बहू थोड़े तीखे स्वर में बोली, नहीं, क्या काम है उनसे? फिर कोमल जी बोली, वह मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ गया है। कब से मैं उसे दवाई लाने को कह रही हूँ, पर उसने मेरी दवाई लाकर नहीं दी। अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए सोच रही हूँ कि एक बार डॉक्टर को ही दिखा दूँ, फिर दवाई शुरू करूँ। उसी समय उनकी बहू आंखें तरेरते हुए बोली, क्या माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता कि हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता? सुबह से जाते हैं और देर शाम को घर लौटते हैं। और वैसे भी आपकी दवाइयाँ लाने के लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अभी हाथ तंग चल रहा है और दोनों बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है और गाड़ी की किश्त भी। इतना कहकर बहू रसोई में चली गई। बेचारी कोमल जी ठगी सी खड़ी रह गई और फिर अपने कमरे में आकर सोचने लगी, जितना काम मैं इस घर में सुबह से शाम तक करती हूँ, उसका भी तो कोई हिसाब बनता ही होगा ना। अगर इसी काम के लिए काम वाली लगाते तो कम से कम 15,000 रुपये महीना लेती, ऊपर से नखरा अलग दिखाती। फिर कोमल जी अपने बेटे के उठने का इंतज़ार करने लगी, यह सोचते हुए कि मेरा बेटा एक बार दवाई लाना भूल सकता है, लेकिन दोबारा याद दिलाने पर दवाई ला देगा। बहू की तरह स्पष्ट जवाब नहीं देगा। अभी कोमल जी यह सोच ही रही थी कि उनके बेटे विशाल की आवाज़ आई, माँ, ज़रा चाय तो बना कर लाना। बेटी की आवाज़ सुनकर कोमल जी चाय बनाने चली गई और कप में छानकर बालकनी में कुर्सी बिछाकर बैठे विशाल को देने चली गई। विशाल उस समय अखबार पढ़ रहा था। चाय का कप देते हुए कोमल जी बोली, बेटा, अगर तेरे पास थोड़ा सा समय हो तो मुझे डॉक्टर को दिखा लाना। कल से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि 2 बार तो चक्कर खाकर गिरते गिरते बची हूँ। माँ की यह बात सुनकर विशाल तपाक से बोला, अरे माँ, आपके नाटक तो ख़त्म ही नहीं होते। इस उम्र में थोड़ा बहुत चक्कर तो आ ही जाता है, और मुझे तो वैसे भी आज जल्दी नौकरी पर जाना है। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मेरे पास। फिर आपको क्या हुआ? भले चंगे तो नज़र आ रही हैं। जल्दी से हम दोनों के लिए नाश्ता बना दो, नहीं तो देर हो जाएगी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर कोमल जी की आंखें भर आई। उसी समय उनकी बहू निधि की आवाज़ आई, अरे माँ जी, कहाँ रह गई? इधर हमें नौकरी जाने के लिए देर हो रही है और आप वहाँ बालकनी में खड़ी होकर हवा खा रही हैं। जल्दी से नाश्ता बनाइए। बहू की तीखी आवाज़ सुनकर कोमल जी चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। अभी एक पराठा ही बनाया था कि उनके कानों में आवाज़ पड़ी, अरे विशाल, तुम्हें तो पता है मेरी बहन की शादी नज़दीक आ रही है। हम लोगों को बहुत से कपड़े खरीदने हैं और कल ज्वेलरी के शोरूम पर जो डायमंड का नेकलेस मैंने देखा था, मुझे वह भी खरीदना है। अपनी बहन की शादी पर अगर डायमंड का हार भी गले में नहीं होगा तो मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी। उधर से विशाल की आवाज़ आई, अच्छा बाबा, तुम्हारा जो मन हो वह खरीदना। आज शाम को नौकरी से लौटते हुए तुम्हारा डायमंड नेकलेस खरीद कर ले आएंगे। फिर निधि बोली, अरे एक बात और, मेरी बहन की शादी इसी शहर में है, तो मेरे मायके वाले कुछ दिन के लिए हमारे घर पर रहेंगे। आप इस घर में हमारे पास फालतू कमरा नहीं है, तो आप माँ जी का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। स्टोर रूम में ही उनके लिए चारपाई लगवा दीजिए। ठीक है निधि, जैसे तुम ठीक समझो। अपने बहू बेटे की बातें सुनकर तो कोमल जी जैसे सुन ही पड़ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पत्नी की बातों में आकर उनका बेटा बिल्कुल ही बदल गया था। दुखी हृदय के साथ वह चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उनके हाथ पैर कांपते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में उनके बेटा बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उनकी बहू निधि की आवाज़ आई, अरे माँ जी, नाश्ता तो लगा दीजिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन कोमल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई उत्तर ना पाकर उनकी बहू निधि रसोई में गई
तो वहाँ पर कोमल जी नहीं थी और ना ही नाश्ता तैयार था। निधि रसोई घर से बाहर निकली तो विशाल भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। निधि जोर से चिल्लाते हुए बोली, किसका इंतज़ार कर रहे हो? विशाल ने कहा, अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का ही इंतज़ार करूँगा। तभी निधि बोली, नाश्ता बना होगा तभी तो खाओगे ना। क्या मतलब? विशाल ने कहा, मतलब यह है कि तुम्हारी माँ ने नाश्ता बनाकर रखा ही नहीं। हद हो गई, अब तो नौकरी करके पैसे भी मैं कमाऊँ और घर का चूल्हा चौका भी मुझे ही संभालना पड़े, तो तुम्हारी माँ का यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है? उन्हें तो किसी वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ। आए दिन बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती है। घर की साफ सफाई करने के लिए काम वाली बाई तो आती है। अब इनसे क्या 2 वक्त का खाना और बर्तन का काम भी नहीं हो पाता। जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती है। इतना सुनने की देर थी कि विशाल तमतमाता हुआ सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया और गुस्से से आग बबूला होकर बोला, यह क्या माँ, आपने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? और अगर नहीं बनाना था तो क्या पहले नहीं बता सकती थी? कम से कम निधि ही जल्दी तैयार होकर नाश्ता बना देती। आपको तो बस बहाना चाहिए बिस्तर पर पड़े रहने का। बेटे की बातें सुनकर कोमल जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, बहुत दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है। अब तो यह हाल हो गया है कि मुझ में खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है। कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल, वह भी तुमसे नहीं किया जाता। माँ की इतनी बात सुनते ही विशाल ने पास रखे बेंच पर जोर से लात मारी और अपना गुस्सा निकालते हुए कमरे से बाहर जाते हुए बोला, निधि, तुम ठीक कह रही थी, माँ का कोई दूसरा इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। बेटे का यह रूप देखकर कोमल जी दंग रह गई और सोचने लगी कि जब तक मैं उनकी नौकरानियों की तरह सेवा करती जा रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब क्या हुई कि इन लोगों को अपने सर पर बोझ लगने लगी। अब यह लोग मेरा दूसरा इंतज़ाम करने की सोच रहे हैं। इतना सोचते सोचते कोमल जी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय उनकी आंखों के कोरों से आंसू बह निकले। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो बीमारी से बेहाल कोमल जी ने अपनी अस्त व्यस्त हालत को ठीक किया और अपने आंसू पोंछते हुए जैसे तैसे उठकर दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो कोमल जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उनकी सहेली कविता उनके सामने खड़ी थी। कोमल जी की सहेली कविता जी उनके साथ ही स्कूल में अध्यापन का कार्य करती थी। कविता जी के पति का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उन्होंने अपने अध्यापन कार्य जारी रखा हुआ था। दूसरी ओर कोमल जी ने बेटे की नौकरी लगते ही अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। कोमल जी अपनी सहेली कविता को अचानक देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, अरे कविता, तू अचानक यहाँ कैसे? फिर कविता जी ने कहा, अरे अंदर आने को भी कहोगी या सब कुछ दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछ लेगी? कोमल जी अपनी सहेली को भीतर ले आई और उनके साथ सोफे पर बैठ गई। अपनी सहेली कोमल को आज ऐसी स्थिति में देखकर कविता जी हैरान रह गई। कोमल, यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? यह बात सुनते ही कोमल जी के चेहरे पर उदासी के भाव खिल आए और अपने आंसुओं के समंदर को रोक न पाई। तभी कविता जी बोली, अरे क्या हुआ, बताओ तो। बहुत दिनों बाद किसी से इतना अपनापन पाकर कोमल जी ने अपनी सारी हालत उनके सामने बयां कर दी कि किस तरह आज अपने ही बेटा बहू के लिए वह एक बोझ बन चुकी हैं। कविता जी को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने जिस बेटे के लिए कोमल ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा आज उन्हें ऐसा दिन दिखा रहा था। जैसे ही कोमल जी अपनी सहेली को सोफे पर बिठाकर रसोई में पानी लेने के लिए जाने लगी तो उसी समय उन्हें चक्कर आ गया और बेहोश होकर वहीं गिर गई। कविता जी जल्दी से उठकर उन्हें संभालने लगी और सहारा देकर जैसे तैसे उन्हें बिस्तर पर लिटाया, लेकिन कोमल जी अभी तक बेहोशी की हालत में थी। कविता ने अस्पताल में फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उनका तुरंत चेकअप करवाया, जिससे पता चला कि कोमल जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिस कारण वह बेहोश हो गई।
कोमल जी को 4 दिन के लिए अस्पताल में रखा गया। इस दौरान उनकी सहेली ने विशाल को फ़ोन करके उनके अस्पताल में एडमिट होने के बारे में जानकारी दे दी थी। अब उनकी हालत में सुधार हो गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। लेकिन डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि यदि इन्होंने दवाइयाँ समय पर नहीं ली तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कविता जी यह देखकर हैरान थी कि कोमल जी 4 दिन से अस्पताल में थी, लेकिन उनके बेटा बहू उनका हालचाल तक जानने के लिए अस्पताल में नहीं आए। उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह जिंदा भी हैं या मर गई। कविता जी अच्छे से समझ चुकी थी कि कोमल जी के बेटा बहू के लिए वह केवल एक नौकरानी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर कुछ सोचते हुए कविता जी बोली, कोमल, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? अब देखो, मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेलेपन की शिकार हो रही हो। क्यों ना हम दोनों एक साथ मेरे घर में ही रहें। कविता की बात सुनकर कोमल जी बहुत सोच में पड़ गई। फिर कविता जी बोली, तुम्हारे बेटा बहू का हाल देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि वे लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तो फिर क्यों ना अभी से अपने बारे में सोचो। कविता जी के बार बार मनाने पर कोमल जी ने उनके साथ रहने की हाँ कर दी। अब दोनों सहेलियां एक साथ रहने लगी थी। कविता जी ने कोमल जी के खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखा। वे दोनों सुबह शाम पार्क में जाकर योगा किया करते थे, जिस कारण धीरे धीरे कोमल जी की हालत में सुधार होने लगा। कविता जी घर पर रहकर गणित और अंग्रेजी विषय की ट्यूशन दिया करती थी और कोमल जी विज्ञान विषय की बहुत अच्छी अध्यापिका रह चुकी थी। इसलिए कोमल जी ने भी अपनी सहेली के साथ काम करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत। धीरे धीरे उनकी कोचिंग क्लासेस में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। आलम यह हो गया कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्लियर करने लगे। उसके बाद तो कई अच्छे घरों के माता पिता आकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिफारिश करने लगे। कविता जी के घर में इतनी जगह नहीं थी कि बहुत से बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके, इसलिए उन दोनों ने एक बड़ा सा हॉल किराए पर लिया। वहाँ वे दोनों बैच में क्लासेस लेने लगे, जिससे वे हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। गरीब और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे। कोमल जी को अंदर से एक हौसला आ गया था। अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू करने के साथ उनके दिल में नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसी दौरान कोरोना ने देश में दस्तक दे दी और सरकार की तरफ से अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लगवा दिया गया और ट्यूशन क्लासेस का काम ठप हो गया। लेकिन कोमल जी, जिन्होंने दोबारा से अपने करियर की शुरुआत की थी, वह अब इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी सहेली को ऑनलाइन क्लासेस का सुझाव दिया, तो कविता जी को भी यह सुझाव बहुत पसंद आया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए घर बैठे ही उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस लेने के कारण उनका ट्यूशन का काम और भी अधिक विस्तृत हो गया, क्योंकि अब विदेश में रहने वाले बच्चे भी उनसे क्लासेस अटेंड करने लगे थे। ऑनलाइन क्लासेस में वह जो कुछ भी पढ़ाया करती थी, उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब उन्हें इतनी आय प्राप्त हो रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत तो उनकी थी भी नहीं कि इतना पैसा स्वयं पर खर्च कर सकें। और फिर कविता जी और कोमल जी दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि वृद्धाश्रम में अकेलेपन की पीड़ा कितनी दुखदाई होती है। इसलिए उन्होंने अपनी आय का कुछ भाग वृद्ध लोगों पर खर्च करने का निर्णय किया। उन्होंने समाज सेवी संस्था की मदद से एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। धीरे धीरे उसके साथ अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी जुड़ती गई। जब उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल गया था, अपनी छोटी छोटी कोशिशों से उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिखाए। केवल 1 वर्ष के भीतर ही बेटा और बहू से दब कर रहने वाली कोमल जी आज एक बेहतरीन समाज सेविका के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। कई समाज सेवी संस्थाओं ने उनके निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया
रह रहकर अपने बेटे को याद करते हुए कोमल जी की आंखें नम हो जाया करती थी, परंतु उन्होंने कभी स्वयं को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। एक दिन उनके पास एक सरकारी पत्र आया जिसमें लिखा था कि कविता जी और कोमल जी को समाज में उनके योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। यह पत्र पढ़कर दोनों सहेलियां फूली नहीं समाई। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इधर कोरोना काल के दौरान काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिसमें कोमल जी के बेटा और बहू भी शामिल थे। अब घर खर्च करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। पैसे की कमी के चलते दोनों पति पत्नी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। जितनी भी बचत उन्होंने आज तक की थी 2-3 महीनों में ही खर्च हो गई और लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। आज कोमल जी की बहू ने अखबार में यह खबर पढ़ी और साथ में अपनी सासू माँ की तस्वीर को देखा तो उसका सिर चकरा गया कि उसकी सासू माँ इतनी अधिक चर्चित कैसे हो गई। जब पूरी खबर पड़ी तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपने पति विशाल को यह खबर दिखाई। विशाल को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर निधि विशाल से कहने लगी, अरे तुम्हारी माँ इतना कमा रही है, इतना खर्च थोड़ी ना करती होगी। यहाँ हम लोग नोटों की तंगी झेल रहे हैं, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं, उधर तुम्हारी माँ के पास नोटों की गड्डियाँ आ रही हैं। वे दोनों बिना देरी किए कोमल जी के पास पहुँच गए और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके पोता पोती आपको बहुत याद करते हैं। सच कहें तो आपके जाने के बाद हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। अब हम आपको लेने आए हैं और आप अब हमारे साथ अपने घर में रहेंगी। बेटे बहू को इस तरह अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देख कोमल जी ने अपने पाँव पीछे कर लिए। फिर उनका बेटा विशाल बोला, माँ, आप इतने लोगों की मदद कर रही हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता भी नहीं है। फिर हम तो आपके अपने बेटा बहू हैं। मैं आपका अपना खून हूँ। आप इस तरह हमें धुतकार नहीं सकती। बेटा, मुझसे तुम्हारा खून का रिश्ता उस समय भी था जब तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की सोच रहे थे। तब यह बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आई? और मेरी अपनी सहेली, जिससे मेरा खून का रिश्ता भी नहीं था, उसके कारण आज मैं अपनी इतनी पहचान बना पाई कि समाज में सिर उठाकर खड़ी हूँ। अगर उसने मेरी मदद न की होती तो मैं आज किसी वृद्धाश्रम में एक कोने में पड़ी होती या अब तक मर चुकी होती। मेरी सहेली से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता इतना बड़ा है कि वह खून के रिश्तों को भी झुका सकता है। लेकिन माँ, आप ही सोचिए, हम दोनों की नौकरी जा चुकी है, घर का इतना खर्च है जिसको चलाने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, खाने पीने का भी खर्च होता है। कम से कम आप हमारी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हैं। यदि आप हमें पैसे नहीं देंगी तो कौन देगा? अपने बच्चों के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? आपके बच्चे परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं और आप उन्हें पैसे देने की बजाय वृद्धाश्रम में दान कर रहे हैं। थोड़ा सा तो तरस कीजिए अपने पोता पोती पर। अपने बेटा और बहू की यह बातें सुनकर कोमल जी अपनी कुर्सी से उठी और बेटे के मुंह पर जोरदार 2 तमाचे जड़ दिए। तमाचों की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। फिर कोमल जी बोली, आज तुझे याद आया कि तेरी एक माँ भी है। तब तू कहाँ गया था जब मैं ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी? उस समय तूने मुझे मरने के लिए बेबस और लाचार छोड़ दिया था। अपनी पत्नी को डायमंड का हार दिलवाने के लिए तेरे पास पैसे थे, नए नए कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे, नहीं थे तो केवल बूढ़ी माँ की दवाइयाँ खरीदने के लिए। और आज तू मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिला रहा है। जिस तरह तेरी माँ लाचार थी, उस समय तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे। अरे, एक माँ का जितना अपमान तुमने किया है उतना तो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। कितने अरमानों के साथ तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी सारी ज़िंदगी मैंने तुझ पर लुटा दी।
पर तुमने क्या किया मेरे साथ, तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ दिया। और आज जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दी, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे तो चले आए मेरे पास मुझे मेरे फ़र्ज़ याद दिलाने के लिए। क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं होता अपने बूढ़े माँ बाप को देखने का, उनकी सेवा करने का, बुढ़ापे में उनके लिए दवाई लाने का। बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले, अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस को फ़ोन लगाकर मुझे धमकी देने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। कविता जी, जो पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी, कोमल जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आज जो निर्णय तुमने लिया है उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। तुम अकेली नहीं हो, एक बार धोखा खा चुकी हो अपने बच्चों से, दूसरी बार सतर्क रहने में ही समझदारी है। दोनों बेटा बहू चुपचाप अपना समूह लेकर वहाँ से निकल गए। आज कोमल जी अपनी सहेली कविता के साथ मिलकर अपना काम और समाज सेवा जारी रखे हुए हैं। हम सभी का जीवन अपने माता पिता की देन ही है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त बेशकीमती उपहारों में से एक हमारे माँ बाप होते हैं। केवल माँ बाप ही बिना किसी पूर्व शर्त के हमारी देखभाल करते हैं तथा खुद हजारों कष्ट सहन करके भी हमें पैरों पर खड़ा होने के लिए लायक बनाते हैं। तो हमारा भी उनके प्रति दायित्व है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी केयर करें। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।